नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 5th यूनिट शुरू कर दी थी जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक को पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग यानी कि बुद्धि परीक्षण करना। एक्चुअली हम बुद्धि के बारे में ही पढ़ रहे हैं जिसमें पार्ट 1 में हमने बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर ली थी। आज हमारा सेकेंड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन सभी की हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। बुद्धि के सिद्धांत से हमारा क्या मतलब है? ऐसे संप्रत्यय, ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें बताएं बुद्धि क्या है और किस तरह से कार्य करती है, वो सभी बुद्धि के सिद्धांत कहलाते हैं। सबसे पहला है एक तत्व का सिद्धांत या एक कारक का सिद्धांत, या इसको हम एक कारकीय सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है कि बुद्धि में केवल एक तत्व पाया जाता है, एक कारक पाया जाता है, यानी कि दुनिया के हर एक व्यक्ति में एक जैसी बुद्धि पाई जाती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी स्टर्न तथा टर्मेन ने किया था। प्रमुख रोल तो इसमें अल्फ्रेड बिने का ही था, लेकिन इसके अलावा इनके सहयोगी थे स्टर्न तथा टर्मेन, इनका भी इसमें योगदान था। ये जो जानकारी आपको कब हेल्प करती है? जब आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, ज़्यादातर तो आपको ऑप्शन में अल्फ्रेड बिने ही मिलेगा, लेकिन अगर अल्फ्रेड बिने ना मिले तो आपको याद रखना है स्टर्न या टर्मेन में से जरूर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी स्टर्न तथा टर्मेन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि बुद्धि में केवल एक कारक पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है। ठीक है, इसको हम बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले आया। इसके अलावा इसको हम बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल अव्यवहारिक था, निरंकुश था, जिस पर कोई अंकुश ना हो। ठीक है, अनियंत्रित था, क्योंकि इसमें बताया गया कि बुद्धि में केवल एक कारक पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है, यानी कि दुनिया के हर एक व्यक्ति में एक जैसी बुद्धि होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर दुनिया के हर एक व्यक्ति में एक जैसी बुद्धि होती तो हर व्यक्ति का व्यवहार एक जैसा होता है, इसीलिए ये सिद्धांत फेल कर गया। ठीक है, इसको हम बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दो तत्व का सिद्धांत या द्विकारकीय सिद्धांत, या इसको दो खंड का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी सिद्धांत के कौन कौन से नाम है वो सभी आपको पता होना चाहिए, और कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया ये तो आपको 200% पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो तत्व का सिद्धांत, द्विकारकीय सिद्धांत या दो खंड का सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। अब देखो क्वेश्चन आपका इससे ऐसे भी पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले स्वीकार किया कि बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है? तो स्पीयरमैन ही थे जिन्होंने कहा कि बुद्धि अविभाज्य नहीं है, बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है और बुद्धि में दो कारक पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने दो कारक बताए थे, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। ये आपकी बुद्धि है, इसमें जी कारक जो है जन्मजात होता है और एस कारक जो है अर्जित कारक होता है। इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कारक की। ठीक है, जनरल फैक्टर, ये जन्मजात होता है और ये महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, बुद्धि हमें जन्मजात प्राप्त होती है, हमें पता है। तो इसमें जो आपकी जन्मजात बुद्धि है वो होती है जी कारक। लेकिन एस फैक्टर क्या है? हम किसी भी विशेष कार्य को अगर सीख लें, विशेष योग्यता को प्रशिक्षण के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से सीख लें, तो वो आपकी एस कारक के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट कारक, यस कारक, ये अर्जित कारक है और ये सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाया जाता है अभ्यास के माध्यम से। जो जितना ज़्यादा डेवलप कर पाए तो इसीलिए ये सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। तीसरा है त्रिकारक सिद्धांत या तीन खंड का सिद्धांत या तीन तत्वों का सिद्धांत। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका त्रिआयामी सिद्धांत है वो दूसरा है, त्रितंत्र का सिद्धांत है वो दूसरा है, लेकिन ये है त्रिकारक का सिद्धांत या तीन खंड का सिद्धांत या तीन तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, इसके भी तीन नाम है, थ्री फैक्टर थ्योरी इंग्लिश में कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पीयरमैन
स्पीयरमैन ने किया। सबसे पहले स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारकों का सिद्धांत दिया। इसके बाद इन्होंने अपने उस सिद्धांत में संशोधन किया। इन्होंने स्वीकार किया कि बुद्धि में 2 कारक नहीं बल्कि 3 कारक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 कारकों का वर्गीकरण किया है स्पीयरमैन ने, जिसमें इन्होंने बताया कि जी और यस के बीच एक कॉमन फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। इसके अलावा एक और कारक पाया जाता है जिसको स्पीयरमैन ने सामूहिक कारक या स्थानिक कारक का नाम दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला आता है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने ही बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब बहुकारक सिद्धांत, इसमें इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि में ना तो 1 कारक होता है, ना 2 कारक होती हैं, ना 3 कारक होते हैं, बल्कि बुद्धि बहुत सारे कारकों का समूह है, बहुत सारी योग्यताओं का समूह है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई योग्यताओं का समूह है। ये आपकी बुद्धि है, इसमें बहुत सारे कारक पाए जाते हैं, बहुत सारी योग्यताएं पाई जाती हैं। ये हमें बताया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इस सिद्धांत को हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि जब आप कोई पदार्थ लें, कोई अणु लें, तो उसमें बहुत सारे परमाणु आपको मिलेंगे। इसी तरह इन्होंने बताया कि बुद्धि में बहुत सारे कारक पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं या बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। एक आप बालू का ढेर देखें तो उसमें आपको असंख्य तत्व देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे कारक देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कण देखने को मिलेंगे, तो इसको हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, बहुकारक के सिद्धांत को। ठीक है, इसका ये नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम आपको 100% पता होना चाहिए। इस सिद्धांत में इन्होंने और क्या बताया कि अगर किसी व्यक्ति में 2 कारक उभयनिष्ठ हैं, कॉमन हैं, तो उस क्षेत्र में व्यक्ति जो है ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यानी कि उस कारक की प्रधानता हो जाती है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो गाना गाना जानता है, लेकिन उसने अभ्यास के माध्यम से क्या किया, लिरिक्स लिखना भी, गाना लिखना भी सीख लिया। गाना गाना जानता है, गाना लिखना भी सीख लिया। अब गाना गाने और गाना लिखने में जो है कुछ पार्ट कॉमन है, तो वो गाना के क्षेत्र में एक अच्छा व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, उस कारक की उसकी प्रधानता हो जाएगी। अगला है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन लुईस थ्रस्टन और कैली ने किया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 कारकों से मिलकर बनी है। इन्होंने बुद्धि में 7 समूह कारक बताए। ठीक है, 7 कारक बताए और बताया कि बुद्धि जो है इन समूह की, इन कारकों का समूह है, इन कारकों की योग्यताओं का समूह है। तो कौन कौन से 7 कारक बताए? सबसे पहला बताया सांख्यिक या आंकिक कारक, यानी कि किसी भी व्यक्ति में अंकों को समझने की, जैसे कि जो आपको गणित की समझने की योग्यता ज़्यादा है, तो उसमें आंकिक कारक पाया जाता है। ठीक है, शाब्दिक कारक से जो व्यक्ति शब्द प्रवाह में ज़्यादा है, शब्दों को अच्छी तरह से पहचानता है, भाषा को अच्छी तरह से पहचानता है, तो उसमें शाब्दिक कारक पाया जाता है। ये शाब्दिक कारक द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, तीसरा है स्थानिक या दैशिक कारक। कोई आपने स्थान देखा, ठीक है, उसके देखने के बाद आप उसके बारे में जितना ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो आपका स्थानिक कारक पर डिपेंड करता है। इसके बाद है तार्किक कारक, यानी कि तर्क करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, स्मृति कारक, याद करने की शक्ति से संबंधित है। शब्द प्रवाह कारक, बोलने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा स्पीकर में शब्द प्रवाह कारक ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है प्रत्यक्षात्मक कारक, यानी कि आपके सामने जो एक समस्या आई उसको प्रत्यक्ष रूप में एकदम अचानक से उसको सॉल्व करना प्रत्यक्षात्मक कारक पर निर्भर करता है। इसके बाद छठा और सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, इसको त्रिआयामी, त्रियामी या त्रिविमीय, ठीक है, विमा का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, तो 3 डायमेंशनल थ्योरी, या इसको हम बुद्धि का संरचना का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने दिया था बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। इससे आपका क्वेश्चन ऐसे भी एक बार टेट में पूछा गया था कि किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले बुद्धि को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, तो बुद्धि को मॉडल के रूप में सबसे पहले प्रस्तुत किया था जेपी गिलफोर्ड ने। इसमें इन्होंने बताया जो है, ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया। उनके अनुसार बौद्धिक प्रक्रिया को 3 आयामों में बांटा जा सकता है, 3 डायरेक्शंस में बांटा जा सकता है, जिसमें इन्होंने 3 आयाम बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, यानी कि ऑपरेशन, ठीक है, कंटेंट एंड प्रोडक्ट।
अब इसको हम मॉडल में समझते हैं। जैसे आपकी ये बुद्धि है, ठीक है, इसमें इन्होंने 3 आयाम बताए, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। सबसे पहला है विषय वस्तु। आपके सामने कोई समस्या आई, ठीक है, तो समस्या कंटेंट के रूप में आएगी सबसे पहले बुद्धि में। उसके बाद बुद्धि क्या करेगी, उस पर ऑपरेशन करेगी, संक्रिया करेगी, उसको प्रोसेस करेगी। इसके बाद हमें सोल्यूशन प्राप्त होगा, ठीक है, इसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। इसके आगे भी इनको फर्दर बांटा, लेकिन आपको ये 3 जरूर पता होने चाहिए कि इन्होंने 3 आयाम कौन कौन से बताए या कितने आयाम बताए। तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 आयामों में बांटा, ठीक है, और वो 3 आयाम कौन थे, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। इसके आगे भी इन्होंने विषय वस्तु को 4 भागों में, संक्रिया को 5 भागों में और उत्पाद को 6 भागों में बांटा। इस चित्र के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये मॉडल जेपी गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो आपकी ये विषय वस्तु है, इसमें इन्होंने 4 भाग बताए, चित्रात्मक, सांकेतिक, शाब्दिक या व्यावहारिक। जो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी वो तो या तो चित्रों के माध्यम से आएगी, ठीक है, चित्र बनाकर कोई आपसे पूछेगा कि ये क्या है, ठीक है, या संकेत के माध्यम से कोई आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या शब्दों के माध्यम से पूछ सकता है, या व्यवहार के माध्यम से पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद है संक्रिया। संक्रिया को इन्होंने 5 भागों में बांटा, ठीक है, संज्ञान, स्मृति या स्मरण। तीसरा है परंपरागत चिंतन, चौथा है गैर परंपरागत चिंतन और 5वां है मूल्यांकन। इसी तरह उत्पाद को इन्होंने 6 भागों में बांटा। आप इसको जनरली समझने, ज़्यादा इसमें डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से 3 आयाम बताए, और 3 आयामों को जब ज़्यादा आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इतना भी आपको पता होना चाहिए कि विषय वस्तु को 4 भागों में, संक्रिया को 5 भागों में और उत्पाद को 6 भागों में इन्होंने बांटा था पहले। इसके बाद इन्होंने इसमें संशोधन भी किया, ठीक है, उसकी भी हम आगे अभी बात करेंगे। तो आरंभ में इन्होंने कारकों की कुल संख्या 120 बताई, ठीक है, 4 आपकी जो है विषय वस्तु, 5 संक्रिया और 6 उत्पाद वाले। तो 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 120। लेकिन पहली बार संशोधन के बाद इन्होंने कारकों की संख्या कितनी बता दी, 150। 150 कैसे हुई, जो आपका विषय वस्तु में सबसे पहला था चित्रात्मक या आकृतिक, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दृश्य और श्रव्य, यानी कि विषय वस्तु में 4 की जगह पर 5 हो गए, ठीक है। इसके बाद जो संक्रियाएं आपकी पहले से ही 5 थी, उत्पाद पहले से ही 6 थे, तो 5 गुणा 5 गुणा 6 यानी कि हो गया 150। तथा उसके बाद वर्तमान में कुल कारक 180 है, यानी कि इसके बाद एक बार फिर संशोधन हुआ। जो आपका संक्रिया में स्मृति या स्मरण था, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्मृति धारण और स्मृति लेखन, ठीक है। तो आपकी विषय वस्तु पहले से ही 5 थी, संक्रिया 5 थी लेकिन 6 हो गई, उत्पाद अभी भी 6 हैं। तो कुल मिलाकर अब जो है कुल 180 कारक हैं, ठीक है। अब इसके बाद 7th है हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन होवर्ड गार्डनर ने किया था, और कब किया था, 1983 में किया था। उनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है। इन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई थी, भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक या गतिक बुद्धि, ठीक है। 5वीं है संगीत बुद्धि, 6वीं है अंतरावैयक्तिक बुद्धि या वैयक्तिक आत्मबुद्धि, 7वीं है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या इसको हम वैयक्तिक अन्य बुद्धि भी कहते हैं। तो सबसे पहले की बात करते हैं भाषाई बुद्धि, यानी कि भाषा से संबंधित, जो व्यक्ति भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता है तो उसमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। तार्किक बुद्धि मतलब तर्क करने की क्षमता से संबंधित है, ठीक है। स्थानिक बुद्धि, ठीक है, स्थानिक का मतलब हम पहले से ही समझ चुके हैं, किसी जो है जगह को देखने के बाद जो जितना ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार कर सके, ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके, तो वो होती है आपकी स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट है शारीरिक या गतिक बुद्धि, शरीर को कंट्रोल करने की क्षमता। जो आपके डांसर होते हैं, ठीक है, दौड़ने वाले होते हैं, खेल वाले होते हैं, तो इनमें शरीर को कंट्रोल करने की क्षमता ज़्यादा होती है और शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता से संबंधित होती है शारीरिक या गतिक बुद्धि, ठीक है। 5वीं है संगीत बुद्धि, संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि या इसको हम वैयक्तिक आत्मबुद्धि कहते हैं। अंतरा का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, ठीक है, तो उसमें पाई जाती है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि या इसको हम वैयक्तिक आत्मबुद्धि कहते हैं। वैयक्तिक का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, ठीक है, जो अपने आप को समझ लेता है उसमें पाई जाती है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। और लास्ट है अंतर्वैयक्तिक, यानी कि जो दूसरों को समझ लेता है, ठीक है, तो उसमें होती है अंतर्वैयक्तिक या इसको हम वैयक्तिक अन्य। अन्य का मतलब क्या है, दूसरों को, ठीक है। इसके बाद 8वां है त्रितंत्र का सिद्धांत।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने 1986 में किया और इसमें इन्होंने 3 तंत्र बताए थे, संदर्भात्मक तंत्र, अनुभवजन्य तंत्र और घटक तंत्र। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थे उनको हमने पहले से ही डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, नवा है पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फिलिप वर्नन द्वारा किया गया था। इसके अनुसार बुद्धि 3 कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य कारक, विस्तृत कारक और संकीर्ण कारक। ठीक है, कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, ये जरूर आप याद कर लेना। ठीक है, पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप वर्नन ने दिया था। लास्ट है शायद द्रवीकृत या घनीकृत बुद्धि का सिद्धांत, या इसको हम तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी कहती हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आरवी कैटल ने सन 1963 में किया था और इन्होंने 2 तरह की इसमें बुद्धि बताई थी, द्रवीकृत बुद्धि या घनीकृत बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बुद्धि के सिद्धांत हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन की बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।